नंबर 2, दक्षिण पश्चिम मानसून काल। इस समय भारत में हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसके अंतर्गत वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु आती हैं। नंबर 1, वर्षा ऋतु। ये ऋतु 1 जून से 15 सितंबर तक मानी जाती है। भारत एक मानसूनी पवनों वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उच्च हिमालय इसे मानसूनी जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसूनी पवन की खोज सर्वप्रथम हिप्पालस नामक समुद्री यात्री ने अरब सागर पर की थी। भारत में होने वाली कुल वर्षा का करीब 90% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस पर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है, किंतु इतना स्पष्ट है कि इनका उद्भव हिंद महासागर के किसी क्षेत्र में होता है। आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार जेट धाराओं की इनकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान को बताया गया है। 21 मार्च के बाद से सूर्य की कर्क रेखा की तरफ आभासी बढ़त होने लगती है। चूंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, इसलिए उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। अप्रैल, मई व जून में यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। तापमान 40 से 48 डिग्री तक हो जाता है, जबकि इस समय दक्षिण भारत में तापमान 26 से 32 डिग्री के आसपास होता है। चूंकि जहां ताप अधिक होता है वहां निम्न दाब बन जाता है। नियमानुसार पवन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। अतः दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही केरल में प्रवेश करता है, वहां बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अतः दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 शाखाओं के माध्यम से प्रवेश करता है। नंबर 1, अरब सागरीय शाखा। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी शाखा। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, अरब सागरीय शाखा। भारत में मानसूनी पवनों का प्रवेश जून माह में केरल के दक्षिण पश्चिम में मालाबार तट से होता है, इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। केरल में जैसे ही मानसून प्रवेश करता है, सामने खड़ी ऊंची ऊंची पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराता है और केरल में इस मानसून का प्रवेश मूसलाधार वर्षा के साथ होता है, जिसे मानसून का प्रस्फोट या विस्फोट कहते हैं। इस मानसून से यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ से ये मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है तथा दूसरे भाग का मानसून यहाँ से सह्याद्री पहाड़ी, जिसे पश्चिमी घाट की पहाड़ी भी कहते हैं, के सहारे सहारे पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है तथा जहां जहां कम ऊंची पहाड़ियां हैं या दर्रे हैं, जैसे शैनकोट्टन, पालघाट, भोरघाट, थालघाट आदि को कुछ मानसून पार कर जाता है और दक्षिण भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करके आगे बढ़ता है तथा अधिकतर मानसून पश्चिमी घाट के सहारे से होता हुआ कनारा तट यानी कर्नाटक तट तथा कोंकण तट पर वर्षा करता हुआ नर्मदा घाटी में पहुंचता है। कनारा तट और कोंकण तट पर वर्षा का वार्षिक वितरण लगभग 150 सेंटीमीटर है। नर्मदा घाटी में आर्द्रता और वाष्पीकरण की मात्रा कुछ बढ़ जाती है, जिससे यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नर्मदा घाटी के सहारे सहारे ये विंध्यन एवं सतपुड़ा के बीचों बीच मध्य भारत तक पहुंच जाता है। इसकी दूसरी शाखा गुजरात में काठियावाड़ की गिरनार तथा मांडव आदि पहाड़ियों से टकराकर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जिसके कारण यहाँ सघन वन मिलते हैं। ये कच्छ के रण में वर्षा नहीं करती, अपितु वहां से नमी लेकर उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ती है और राजस्थान के क्षेत्र में कोई अवरोध न होने के कारण वहां वर्षा नहीं कर पाती है। स्मरणीय है कि अरावली पहाड़ी का विस्तार इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये हवाएं मात्र अरावली के दक्षिण में थोड़ी सी वर्षा कर पाती हैं और आगे उत्तर पूरब की ओर बढ़ती हुई उच्च हिमालय तक पहुंच जाती हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में अत्यधिक वर्षा होती है। कांगड़ा घाटी संसार का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कारण ये कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून उच्च हिमालय को पार नहीं कर पाता और उसी से टकराकर लौटकर कांगड़ा घाटी में वर्षा करता है। अतः कहा जा सकता है कि कांगड़ा घाटी पवनाभिमुख वर्षा वाला क्षेत्र यानी विंडवर्ड रेन रीजन है। कांगड़ा घाटी और समीप में स्थित कुल्लू घाटी में समुद्रविद वनस्पतियां यानी मेसोफिटिक प्लांट्स पाई जाती हैं, जबकि कुल्लू घाटी के समीप में ही
उत्तर में रोहतांग दर्रा के पार स्थित लाहुल घाटी में मरुदीभिद वनस्पतियां यानी जैरोफिटिक प्लांट्स पाई जाती हैं। समीप में ही स्थित दोनों घाटियों कुल्लू घाटी एवं लाहुल घाटी में इस व्यापक वानस्पतिक भिन्नता का कारण जलवायु संबंधी कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर है, जिसमें वर्षा निर्णायक भूमिका निभाती है। तात्पर्य ये है कि जलाभाव की स्थिति पौधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इस स्थिति में पौधे मरुस्थलीय हो जाते हैं। हिमालय के उत्तरी एवं पश्चिमी ढलानों पर मरुदीभिद पौधों यानी जैरोफिटिक प्लांट्स के होने का यही कारण है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी रूप में पड़ती हैं। यहाँ शुष्क एवं ठंडी हवाएं चलती हैं तथा वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। ये सभी जलवायवीय कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर मिलकर मरुदीभिद वनस्पतियों के अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करते हैं। इसके विपरीत जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में समोद्भिद वनस्पतियों के अनुकूल परिस्थितियां सृजित होती हैं, जिसका कि उपयुक्त उदाहरण कांगड़ा घाटी एवं कुल्लू घाटी हैं। यहाँ मानसूनी हवाएं हिमालयी श्रृंखला से टकराकर भारी वर्षा करती हैं। परिणामतः यहाँ विभिन्न प्रकार की हरी भरी घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि वनस्पतियों प्रकारांतर से पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। नंबर 1 जलवायु संबंधी कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर। नंबर 2 भू आकृतिक कारक यानी फिजियोग्राफिक फैक्टर। नंबर 3 मृदीय कारक यानी इडेफिक फैक्टर। नंबर 4 जैवीय कारक यानी बायोटिक फैक्टर। ताप, प्रकाश, जल, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि जलवायु के विविध एवं विभिन्न घटक हैं। पौधों के जीवन पर इन समस्त घटकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः लाहुल घाटी एवं कुल्लू घाटी में क्रमशः मरुदभिद एवं समोद्भिद वनस्पतियों के होने में जलवायु संबंधी कारकों की प्रबल भूमिका है। शेष तीनों कारक वहां गौण हैं। चूंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरावली और उच्च हिमालय यानी हिमाद्री को नहीं पार करता, बल्कि पूरब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए अरावली के पश्चिम में स्थित थार का मरुस्थल तथा उच्च हिमालय के उत्तर में स्थित लेह लद्दाख क्षेत्र भारत के वृष्टिछाया प्रदेश यानी प्रतिवर्षा प्रदेश यानी लिवर्ड रेन रीजन में गिने जाते हैं। थार के मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर तथा लेह लद्दाख में 5 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है। लेह लद्दाख भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी और उसके समीपवर्ती क्षेत्र से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूरब की ओर मोड़ दिया जाता है और हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर से इसी के सहारे सहारे पूरब की तरफ बढ़ता है। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों से टकराकर अरब सागरीय मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत के दक्षिण पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भागों में प्रवेश करती है। चूंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः ITCZ बंगाल की खाड़ी में क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ खिसकता है, जिसके कारण बनने वाले चक्रवात अपनी कक्षा में पूरब से पश्चिम चलते हैं तथा ये आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र पर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। बंगाल की खाड़ी के ये चक्रवात पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराते हैं और पर्वतीय वर्षा करते हैं। जहां जैसे पूर्वी घाट की पहाड़ियों में इन्हें गैप मिलता है, वैसे वैसे ही ये भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों को पार कर छत्तीसगढ़ में जोरदार वर्षा करते हैं, जिससे वहां धान की फसल खूब होती है। परिणामतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी प्रकार इसकी एक शाखा उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चली जाती है। चूंकि बांग्लादेश में इन मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध करने के लिए कोई विशेष अवरोध नहीं मिलता है, जिससे ये हवाएं वहां बहुत कम वर्षा कर पाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। किंतु जब ये मेघालय के पठार में पहुंचती हैं, तो वहां अवस्थित ऊंची ऊंची गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं और ये हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर खूब पर्वतीय वर्षा करती हैं। यहाँ के मौसिन राम नामक स्थान पर 1440 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसलिए मौसिन राम संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। मौसिन राम इन्हीं पहाड़ियों के दक्षिण में है, अर्थात भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिन राम नामक स्थान में होती है।
बांग्लादेश से गुजरने वाली कुछ मानसूनी हवाएं सूरमा घाटी से होकर असम घाटी में पहुंचती हैं। यहाँ की मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों के कम ऊंचे होने के कारण ये यहाँ ज्यादा वर्षा न करते हुए इनको पार कर जाती हैं तथा असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के जल के वाष्पीकरण से ये हवाएं और नमी ग्रहण कर लेती हैं और असम में डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया में 250 सेंटीमीटर पर्वतीय वर्षा करती हैं, क्योंकि ये स्थान हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब चूंकि हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां सामने होती हैं और ये मानसून उनको पार नहीं कर पाता है और ये फेरल के नियम का पूर्ण उल्लंघन करते हुए हिमालय पर्वत के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने लगती हैं। पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है, जैसे पश्चिम बंगाल में 150 से 200 सेंटीमीटर, बिहार मैदान में 100 से 150 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। अब चूंकि एक तरफ अरब सागर से मानसून भारत में प्रवेश करता है तथा दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है और ये दोनों तरफ की मानसून हवाएं हिमालय से टकराकर एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं तथा भारतीय क्षेत्र में विभिन्न ऊंचे ऊंचे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, जहां पर ताप अधिक होता है, परिणामतः वहां निम्न दाब बन जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो ये पठार दोनों तरफ की हवाओं को आकर्षित करते हैं तथा दोनों हवाएं यहां टकराकर वर्षा करती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून कभी कभी दक्षिण पूर्वी मानसून से टकराकर चक्रवातीय वर्षा भी करते हैं। नंबर 2, शरद ऋतु या लौटता मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून। ये ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। सितंबर माह के उत्तरार्ध में सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23 सितंबर को आ जाता है, इसलिए वायुदाब कटिबंध स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जो निम्न वायुदाब कटिबंध यानी लो प्रेशर बेल्ट कर्क रेखा पर था वो अब भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों पर स्थानांतरित हो गया। परिणामतः अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की गति धीमे हो जाती है तथा उत्तर पूर्व मानसून प्रबल हो जाता है। अब उत्तर पूर्व मानसून बंगाल की खाड़ी पर आ जाता है। ये मानसून चूंकि पूर्वोत्तर की ओर से आ रहा है, इसलिए यहाँ इसे उत्तर पूर्वी मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। चूंकि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है जो अब लौट रहा है, इसलिए इसे लौटता मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। लौटता मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून व्यापारिक पवनों द्वारा पूर्व में तटों की ओर मोड़ दिया जाता है। चूंकि दिसंबर माह में सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर मकर रेखा पर पहुंच जाता है, इसलिए निम्न वायुदाब कटिबंध भी मकर रेखा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। चूंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसलिए लौटता मानसून उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती प्रदेशों में घनघोर वर्षा करते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती प्रदेशों में औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नवंबर के उत्तरार्ध में ये मानसून सूर्य के संचरण एवं निम्न वायुदाब कटिबंध यानी लो प्रेशर बेल्ट के स्थानांतरण का अनुसरण करते हुए तमिलनाडु में पहुंच जाता है। यहाँ कोरोमंडल तट पर भी लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इसी तट पर स्थित है। चेन्नई तट अथवा कोरोमंडल तट पर कुल 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु इसका 80% अर्थात लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा जाड़े में अर्थात नवंबर से जनवरी के बीच होती है। यहाँ कभी कभी भीषण बाढ़ भी आ जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में प्रतिवर्ष चावल की अच्छी फसल होती है। इसलिए कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को भारत का धान का कटोरा तथा कावेरी के डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। तमिलनाडु के बाद ये लौटता मानसून हिंद महासागर पर पहुंच जाता है और इस प्रकार भारत में मानसून की यात्रा और मुख्य वर्षा का दौर समाप्त हो जाता है। यद्यपि कुछ वर्षा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु एवं कुछ ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, किंतु उसकी मात्रा कम होती है। मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की वर्षा पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। इसके साथ ओलावृष्टि और हिमवृष्टि भी कभी कभी हो जाती है, जो कि तैयार फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाती है।